नमस्कार दोस्तों। यह 70वीं बीपीएससी के लिए बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस करंट अफेयर्स में 10 सितंबर 2024 तक अपडेटेड करंट का मैटर है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। शासन प्रशासन, शासन प्रशासन। तो यहाँ पे बिहार भूमि सर्वेक्षण, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में सर्वेक्षण का कार्य जारी है, तो इससे संबंधित है ये। इसके लिए बिहार सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण जो भूमि संबंधी आंकड़ों को डिजिटल बनाने और भूमि विवाद को सुलझाने के लिए लगभग 45,000 गांवों में सर्वेक्षण कार्य जारी है और इसे 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी भूमि की पुनर्प्राप्ति को सुगम बनाना, भूमि संबंधी विवादों को कम करना, भूमि संबंधी मुद्दों से संबंधित अपराध को रोकना। ओके, यदि भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो भूमि को सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न आपका कथन कारण या कौन सही है नहीं सही है, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। बिहार में PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत धनराशि के लिए अनुरोध किया गया है। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों के लिए 13.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त आवास इकाइयों को मंजूरी देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक नया अनुरोध भेजा है। रूरल डेवलपमेंट विभाग ने डिपार्टमेंट ने 2016-17 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान स्वीकृत कुल 37 लाख इकाइयों में से 36.64 लाख आवास इकाइयों का निर्माण किया। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसके तहत 1,30,000 रुपया मिलते हैं। वक्फ बोर्ड का बिहार के गांव पर दावा। हाल के दिनों में वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के काफी चर्चा में रहा है न्यूज। वक्फ बोर्ड का बिहार के एक गांव पर दावा। अगस्त 2024 में बिहार वक्फ बोर्ड ने गोविंदपुर गांव के ग्रामीण को नोटिस भेजकर 30 दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा है। यह नोटिस मिलने के बाद सभी भूस्वामियों ने पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और हाई कोर्ट ने कहा कि यह भूमि वर्ष 1910 से याचिकाकर्ताओं के वंशजों के नाम पर है। आइए हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जो संपत्ति अर्जित करने, रखने और हस्तांतरित करने में सक्षम है। यह न्यायालय में मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा चलाया भी जा सकता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है, खोई संपत्तियों को वापस प्राप्त करता है, बिक्री, उपहार, बंधक, ऋण या गिरवी, कर्ज, विनिमय या पट्टे के माध्यम से अचल वक्फ संपत्तियों के हस्तांतरण को मंजूरी देता है, जिसमें बोर्ड के कम से कम 2/3 सदस्य लेन देन के पक्ष में मतदान करते हैं।
तो ये बात समझ में आ गई। तो सरकार, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और इनके बीच में काफ़ी विवाद चल रहा था। आपको ये पता होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड को भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार में पेपर लीक होने से रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, जिसका नाम है बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। इसका उद्देश्य ये है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने और अन्य कदाचार पर अंकुश लगाना है। इस विधेयक की जो मुख्य बातें हैं कि 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास होगा, 10 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। अगर कोई सेवा प्रदाता, चाहे वो सरकारी संस्था हो या निजी एजेंसी हो, गलत काम करता है तो उस पर 1 करोड़ रुपया का जुर्माना और 4 वर्ष के लिए सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बजट 2024 में है। बिहार के राजमार्गों के लिए 26,000 रुपये, बिहार के राजमार्गों के लिए 26,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। और ये 26,000 करोड़ रुपया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में राजमार्ग के विकास के लिए निवेश की घोषणा की है। चूंकि सरकार का लक्ष्य है विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करके बिहार में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाए। इसमें शामिल है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, दूसरा बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाला, और बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन पुल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि कौन कथन सही है नहीं सही है, तो ये थोड़ा सा आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या अच्छे से बार बार इसको रिवाइज कर लेंगे आप। कौन कौन सा है? तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, और बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 26,000 रुपया करोड़ भारत सरकार ने दी है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार का एक है पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित भी किया जाएगा। तो इसी में ये शामिल है। तो कहां पे 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये हुआ आपका पीरपैंती। और इस पे कितनी लागत आएगी? तो 21,400 करोड़ रुपये की लागत आएगी। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वह है बिहार शराबबंदी की उपलब्धि के बारे में दिया है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2016 में इस पे प्रतिबंध लगाया गया था। शराब प्रतिबंध के दैनिक और साप्ताहिक खपत 2.4 मिलियन मामले तथा अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा 2.1 मिलियन मामले को नियंत्रित किया है। ये मई 2024 का लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बताया गया है। साथ ही यह भी बताया कि 1.8 मिलियन पुरुष का वजन या मोटापा ग्रस्त होने से रुका है।
इसकी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक हिंसा में 4.6% और यौन हिंसा में 3.6% की कमी आई है। और ये तो आप 5 स्टार लगा लेंगे इस प्रश्न को, ये आना ही है 70वीं प्री में। बिहार का एक गांव है ना, वो वोट देने से इनकार कर दिया। ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट का गांव है। पिछले 2 चुनाव से सुपौल के खोखनाहा गांव के निवासियों ने जो है कोसी नदी से जनित दुखों को कम करने के लिए सरकारी पहल की कमी के कारण सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ आक्रोश में 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया। और इसी वजह से खोखनाहा गांव ने वर्ष 2024 चुनाव में भी वोट डालने से इनकार कर दिया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में खोखनाहा गांव, तो इतना आप याद रखेंगे। ये एक ऐसा गांव है जो 2019 के लोकसभा चुनाव, 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के और लोकसभा चुनाव में वोट देने से इनकार कर दिया गया। इस गांव की विशेषता क्या है कि कोसी नदी की 2 धाराओं के बीच ये एक द्वीप पर स्थित है। ऐसे होगा, ऐसे। और ये भी आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 5 किलोमीटर दूर होने के बावजूद हेडक्वार्टर से, जो मुसुबौल हेडक्वार्टर है वहां से, उसके बावजूद भी सभी बुनियादी आवश्यकताओं से ये वंचित है। कोसी नदी को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कोसी नदी एक सीमा पार नदी है। तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर ये बहती है। ऐसे आप कह सकते हैं कि कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। ओके, यह तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर आती है, यानी कि इसका स्रोत तिब्बत में हो गया। भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी सबसे अधिक मात्रा में गाद, सिल्ट और रेत लेकर के आती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे ज्यादा सिल्ट और गाद ब्रह्मपुत्र लेकर के आती है, उसके बाद में कोसी। और इस पर कोसी तो भयानक तबाही लाया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और उसके स्टैटिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार का सो किसे कहा जाता है? और यह वार्षिक बाढ़ से लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इससे कुप्रभावित होते हैं। ओके, नेक्स्ट। एक था कि बिहार में अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है ना। 400 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है। और इससे पहले ईडी पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अवैध रेत और कोयला खनन मामलों की जांच कर चुकी है। बिहार पर्यटन नीति, ये डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि बिहार पर्यटन नीति कब का है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सीधी बात है कि बिहार की नई पर्यटन नीति कब की है, तो 2023 की है ना। देखते हैं बिहार के कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पर्यटन स्थल है, उसमें बोध गया में है महाबोधि परिसर मंदिर, राजगीर में विश्व शांति स्तूप, नालंदा प्राचीन शहर पाटलिपुत्र, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। आगे हम लोग बिहार स्पेशल की क्लास में सबका एक एक करके डिटेल्स देखेंगे। एक ये है कि कॉमर्शियल वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अब अनिवार्य हो गया है। 17 दिसंबर 2023 को बिहार सरकार ने ये घोषणा कर दी कि कमर्शियल वाहन में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अब जरूरी है ना। सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से इसको अनिवार्य बताया गया है। अगर जिस भी डिवाइस व्हीकल में
गाड़ी में ये डिवाइस नहीं लगेगा तो फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा और साथ ही 5,000 रुपये जुर्माना का लगाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट सदस्य के रूप में चुना गया है या बनाया गया है। पटना की निवासी हैं ये रेशमा प्रसाद। क्या नाम है? रेशमा प्रसाद। और ये अपनी सामाजिक संस्था दोस्ताना सफर के माध्यम से ट्रांसजेंडरों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। तो इनकी जो संस्था है उसका नाम क्या है? दोस्ताना सफर। क्या है? दोस्ताना सफर। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण जो के पाठक थे उनके ज़माने में एक घोषणा किया कि 29 अक्टूबर 2023 को ये घोषणा की गई कि बिहार के 5 लाख शिक्षकों को आवास देगी गवर्नमेंट। ठीक है ना? और इसके लिए लगभग 33,000 करोड़ रुपये खर्च करना होगा। बिहार में जातीय सर्वेक्षण, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार के विकास आयुक्त कौन थे? विवेक कुमार सिंह, पूरा नाम है विवेक कुमार सिंह, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातीय गणना के आंकड़े जारी किए। इसमें जो बीसी कैटेगरी के हैं 63%, ओबीसी 27.12% है ना। ये ईबीसी है आपका, सॉरी ओबीसी, जिसमें बीसी 2 क्या है 27.12% और 36 दशमलव समथिंग है ये ईबीसी या बीसी 1 का, है ना। इस आंकड़े के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग की जो कुल आबादी है राज्य में 63% है। कितना परसेंट है? 63%। इसमें ईबीसी प्लस बीसी ये है। एससी 19.65% यानी कि 19.65%, एसटी 1.68%, अनारक्षित हिंदू और मुसलमानों की संख्या जो अनरिजर्व होते हैं उसमें हिंदू और जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो संख्या है 15.52%, 15.52%। उनमें स्वर्ण जिसमें भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ 10.56% है, 10.56% है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इसका जो प्रथम चरण है इसमें घरों के सर्वे की प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हुई थी और यह 31 जनवरी तक चला। जो दूसरा चरण था, प्रथम चरण 7 जनवरी से 31 जनवरी तक, 31 जनवरी 2023 तक। उसके बाद में दूसरा चरण हुआ 15 अप्रैल से 15 मई तक। दूसरा चरण जो था 15 अप्रैल से 15 मई तक चला, किंतु इसी बीच में 4 मई को हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। तो हाई कोर्ट ने बाद में जाकर के 1 अगस्त 2023 को हरी झंडी दे दी, है ना। 11 साल में 2.66 करोड़ की वृद्धि के साथ राज्य की आबादी अब जातीय जो सर्वे हुआ इसके हिसाब से 13 करोड़ 7 लाख हो गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इस रिपोर्ट के हिसाब से
राज्य की आबादी कितनी हो गई है, तो हमें ध्यान रखना है कि 13.7 लाख समथिंग है टोटल। वहीं जाति आधारित जनगणना जारी रिपोर्ट में जातियों की संख्या 214 बताई गई है। हालांकि कहीं कहीं 215 भी मिलता है, तो आप इसे देख लेंगे। आजादी के बाद पहली बार देश में किसी राज्य में जातीय आधारित सर्वेक्षण हुआ। बिहार के पहले कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा आदि राज्यों में जातीय जनगणना हो चुके थे, लेकिन रिपोर्ट जारी नहीं किए जा सकते थे। तो एक बार देखिएगा, आरक्षण से संबंधित 50% महिला आरक्षण से संबंधित 60वीं से 62वीं में इसी टाइप का प्रश्न बना था। और उस प्रश्न के नेचर को आप देखेंगे तो इसमें भी पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ बिहार से पहले जातीय जो जनगणना है वो जारी किया जा चुका है। हालांकि इस एकदम सूक्ष्मतापूर्वक ध्यान आप प्रश्न को पढ़ेंगे, उसमें ध्यान देंगे कि रिपोर्ट जारी करने वाला या नहीं करने वाला। अगर रिपोर्ट जारी करने वाला होगा तो आपका बिहार पहला राज्य हो जाएगा। अगर कहेगा कि कौन किन किन राज्यों में निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में जातीय जनगणना कराई गई है, तो उसमें ये कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा हो तो वो एक से अधिक या जैसा ऑप्शंस होंगे उस अकॉर्डिंग आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी, ये पटना के बिहटा में खोला गया है। वो जगह है आनंदपुर, बिहटा। ये 24 सितंबर 2023 को है ना, इसको मंजूरी दी गई, बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक बार सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड पूछा था, दरभंगा काफ़ी चर्चा में था, और दोबारा में जब वो एक क्वेश्चन उसको बनाया तो उसमें कदीराबाद करके दे दिया था। तो आप ध्यान में रखेंगे, बिहटा या पटना हो तो वो भी हो, अगर उससे भी अगर ज़्यादा जाएगा तो आपसे आनंदपुर पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी यानी कि बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी 24 सितंबर 2023 को मंजूरी दी गई। इसमें वो कौन से जगह पे है, तो आपको ध्यान देना होगा कि वो जगह आनंदपुर, पटना, बिहटा है। नेक्स्ट, आकांक्षी प्रखंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। आकांक्षी प्रखंड 61 प्रखंड है इसमें, और प्रारंभ में जो था बेगूसराय। देखते हैं 21 सितंबर 2023 को ये नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की तर्ज पर बिहार के 61 आकांक्षी प्रखंड को भी विकसित किए जाएंगे, है ना। इन प्रखंडों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा और इसकी शुरुआत बेगूसराय जिले के तेघड़ा प्रखंड से की जा चुकी है। तो ये हमें ध्यान देना है, कहाँ से प्रारंभ हुआ ये, तो बेगूसराय के तेघड़ा प्रखंड। डायरेक्ट आपसे तेघड़ा प्रखंड करके पूछ लेगा किस जिले में है या कहाँ से, ऐसे भी तो वहाँ पे समस्या आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक जीएसटी से रिलेटेड है, ट्रिब्यूनल जो है वो ये है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच अब पटना में भी होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। और कुछ इसमें नहीं ध्यान देने वाली बात है। तो जीएसटी ट्रिब्यूनल अब पटना में भी होगा और इसकी जो अधिसूचना जारी की गई 18 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार पर्यटन विभाग और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के बीच एक समझौता हुआ है ना। किसके किसके बीच, तो बिहार का जो पर्यटन विभाग है इसके और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग जो प्राधिकरण है इसके बीच एक समझौता हुआ है।
क्या हुआ इसको देखते हैं। और ये समझौता 22 अगस्त 2023 को हुआ था कि बिहार में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता हुआ है। इसमें रोरो पैक्स वेसल नाम के 2 जलयान पटना से भागलपुर के बीच चलेंगे। रोरो रो पैक्स वाले नाम से जो 2 जलयान यानी कि जहाज पटना से भागलपुर के बीच में चलेंगे। इसमें पर्यटकों की जो क्षमता होगी 300 जो टूरिस्ट होंगे, पर्यटक होंगे उनकी, है ना। और ये जलयान एमवी स्वामी परमहंस का परिचालन पटना के दीघा घाट से कंगन घाट तक होगा। यहां ध्यान देना है, कहां से? एमवी स्वामी परमहंस का परिचालन पटना के दीघा घाट से कंगन घाट तक होगा। पर्यटक क्रूज पटना के सभी घाटों का परिभ्रमण करते हुए कंगन घाट से गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली तक तख्त श्री हरमिंदर साहब के भी दर्शन के लिए जा सकेंगे। तो ये हुआ एमी स्वामी परमहंस। वहीं भागलपुर में देखते हैं तो भागलपुर में एमवी राजेंद्र प्रसाद जलयान कहलगांव सुल्तानगंज बटेश्वर स्थान होते हुए विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी के बीच संचालित होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या बार बार वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 17वीं बीपीएससी में 100% हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये आएगा। और आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा, किसके बीच समझौता हुआ है, ये स्टेटमेंट दे देगा। तो किसके बीच समझौता हुआ? तो पर्यटन विभाग जो बिहार सरकार का है और भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच में हुआ। 22 अगस्त 2023 को हुआ। और उसमें जो 2 जलयान है उसका नाम क्या है? तो एक का नाम है जो पटना में है, जो पटना के दीघा घाट से कंगन घाट तक चलेगी, उसका है स्वामी परमहंस। और दूसरा है जो भागलपुर में विक्रम है, कहलगांव सुल्तानगंज बटेश्वर स्थान होते हुए विक्रमशिला डॉल्फिन जो है सेंचुरी है उसके बीच में संचालित होगा। इसका नाम है एमवी राजेंद्र प्रसाद। एमवी राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों पूछ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और रफ्तार से ये जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पटना और भागलपुर के गंगा घाटों की सैर कराएगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे पहुंच करके या अपने माइंड में अच्छे से इसको बैठा लेंगे। 2 बात आपको याद रहेगा तो बाकी स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर पाएंगे। एमवी स्वामी परमहंस पटना के दीघा घाट से कंगन घाट तक, और दूसरा एमवी राजेंद्र प्रसाद कहलगांव सुल्तानगंज बटेश्वर स्थान होते हुए विक्रमशिला सेंचुरी के बीच संचालित होगा, जो डॉल्फिन सेंचुरी है उसके बीच। इसकी ये स्पीड जो होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार राज्य आयोगों का पुनर्गठन, इसमें बहुत सारे जो कमीशंस है उसकी हम चर्चा करेंगे जो राज्य स्तर के हैं। जुलाई 2023 में क्या हुआ? जुलाई 2023 में बिहार सरकार के 4 राज्य आयोग का पुनर्गठन किया गया है, ये याद रखना है। और इसके अध्यक्ष को लेकर के अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हैं। तो बिहार राज्य महिला आयोग, बिहार राज्य महिला आयोग, अश्वमेघ देवी ये पूर्व सांसद हैं, इन्हीं को बनाया गया है। इसमें मेंबर वगैरह का नाम दिया है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको एक बात याद रखना है कि बिहार राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? पूर्व सांसद है वो अश्वमेघ देवी उनका नाम है। उसके बाद में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, ये पूर्व विधान परिषद है रियाजुल हक उर्फ राजू, इनके अध्यक्ष बने हैं। और किशनगंज के नौशाद आलम को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया, तो इसे भी आप याद रखेंगे।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रियाजुल हक उर्फ राजू। और उपाध्यक्ष कौन है? तो नौशाद आलम। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड सलीम परवेज 3 साल के लिए सलीम परवेज को बनाया गया है बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं। और बिहार संस्कृत बोर्ड, ये राजद के एक सीनियर लीडर हैं भोला यादव, उनको बनाया गया है। यहाँ भी इनका जो कार्यकाल होगा 3 वर्षों का होगा। तो 4 जो आयोग हैं इसका पुनर्गठन किया गया। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, दूसरा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड, तीसरा बिहार संस्कृत बोर्ड और बिहार राज्य महिला आयोग। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। बिहार राज्य महिला आयोग अश्वमेघ देवी, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग रियाजुल हक, ये अध्यक्ष हैं उर्फ राजू। किशनगंज के नौशाद आलम उपाध्यक्ष हैं। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष बने हैं सलीम परवेज। और बिहार संस्कृत बोर्ड के जो अध्यक्ष बने हैं वो भोला यादव बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार बायोफुल नीति प्रोत्साहन नीति, यहां ध्यान दीजिएगा क्या है? बिहार बायोफुल उत्पादन प्रोत्साहन नीति। कब की ये नीति है? तो 2023 में। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी। 4 जुलाई 2023 को, है ना, बिहार बायोफुल उत्पाद प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत बायोफुल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वाले को प्लांट और मशीनरी की लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा। और अधिकतम ये जो अनुदान होगा 5 करोड़ तक होगा। ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग की महिला, दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक से पीड़ित व थर्ड जेंडर के उद्यमियों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15.75% और अधिकतम, यहाँ मशीनरी की लागत का है, और अधिकतम 5,25,00,000 रुपया दिया जाएगा। और यह 31 मार्च 2028 तक प्रभावित रहेगा। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कुछ और, कि इस नीति के आने से इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो बायोफ्यूल के उत्पादन से जीवाश्म ईंधन के आयात पर राष्ट्रीय निर्भरता कम होगी, है ना। विदेशी मुद्रा की बचत होगी। बायोफ्यूल के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। किसानों को गन्ना एवं अनाज उत्पादन का शीघ्र भुगतान प्राप्त हो सकेगा। कचरा को कंप्रेस्ड गैस में परिवर्तित करने की सुविधा हमें प्राप्त होगी, जिससे व्यापार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तो ये बिहार के विकास के लिए उठाया गया बहुत अच्छा कदम है। आइए यहां हम देखते हैं योजना, परियोजना, पहल, अभियान और कार्यक्रम। पेयजल परियोजना का शिलान्यास। बिहार सरकार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में, तीनों दक्षिणी बिहार में है, पीने के लिए सोन नदी का जल का उपलब्ध कराने हेतु 1347 करोड़ की परियोजना की आधारशिला रखी। तो ये पेयजल परियोजना का जो शिलान्यास कहाँ कहाँ हुआ? तो औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में। यहाँ जल जो कहाँ से आएगा? तो सोन नदी का जल होगा। और कुल कितना लागत? 1347 करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोसी मेची लिंक परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बजट सत्र में केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण में सहायता के लिए 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन की घोषणा की। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाढ़ आया था, ध्यान रखेंगे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह की घोषणा की है और बिहार के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना? तो 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन की घोषणा की। किस लिए? तो बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है कि खरीफ सीजन के दौरान महानंदा नदी बेसिन में
2,15,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सहायता प्रदान करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री ने बिहार में परियोजनाओं का ढेर सारा अनावरण किया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी परियोजना का अनावरण किए हैं और ये इसी वर्ष की बात है, मार्च 2024 की बात है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 70वीं बीपीएससी के लिए। अब देखते चलेंगे मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर से कितना प्रश्न आपको मिलता है, और जहां मैं फोकस कर रहा हूं उसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री जो हमारे हैं माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, तो वेस्ट चंपारण में कितना, तो 12,800 करोड़, जबकि औरंगाबाद जिले में 21,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। याद रखेंगे आप, डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्च 2024। वेस्ट चंपारण में जो 12,800 करोड़ रुपया है, इसके बारे में देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण का जो हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय बेतिया में विकसित भारत विकसित बिहार नामक एक समारोह में परियोजना का अनावरण किया। किस समारोह में, तो विकसित भारत विकसित बिहार। 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, यह भी याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने गंगा पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला रखी। कहां पे 6 लेन वाले पुल की आधारशिला रखी, तो गंगा पर। नेक्स्ट, जिसका निर्माण मौजूदा जेपी जो जयप्रकाश नारायण गंगा सेतु के समानांतर किया जाएगा। पटना में यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी, ये भी ध्यान में रखेंगे, सभी मार्च में ही होता है, जिसका निर्माण 200 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा और एक जिला एक उत्पाद परियोजना को बढ़ावा देगा। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे 200 करोड़ की लागत से तो वो पटना यूनिटी मॉल आप दे देंगे। और इसके अलावे 3 रेलवे परियोजनाओं को भी उन्होंने देश को राष्ट्र को समर्पित किया। कौन कौन सा है जिसका, तो वह है पाटलिपुत्रा पहलेजा लाइन, याद रखेंगे आप, पाटलिपुत्रा पहलेजा लाइन, इसका दोहरीकरण किया जाएगा, यानी कि डबल बनाया जाएगा। बंधुआ एवं पैमार के बीच 26 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएंगी, ठीक है। तो बंधुआ एवं पैमार के बीच में पीएम ने यह भी बताया कि नमामि गंगे योजना के तहत 2190 करोड़ से अधिक 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें पटना, सोनपुर, नौगछिया, छपरा के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। तो जो 12 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ नमामि गंगे योजना के तहत, उसमें बिहार में पटना, सोनपुर, नौगछिया, छपरा, इन 4 जगहों पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए, चाहे वो बिहार दरोगा हो या 70वीं बीपीएससी हो या बीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं वो। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। फरवरी 2024 में बिहार सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 94 लाख परिवार को, ध्यान में रखेंगे कितने परिवार को, तो 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे बिहार सरकार ने जनवरी 2024 में मंजूरी प्रदान की थी। बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं।
वर्ष 2024 में इस शुरू की गई यह योजना स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये याद रखेंगे। देखिए, जब भी कोई योजना बिहार सरकार शुरू करती है तो आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें, 64वीं, 65वीं, 66वीं। तो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछा है और ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है या असत्य है, इस तरह से। तो आप याद रखेंगे। 5 वर्ष तक चलने वाली इस योजना का लक्ष्य क्या है? तो 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को रोजगार का अवसर प्रदान करना है। और ये कैसे परिवार को दी जाएगी? तो 6,000 रुपये प्रति माह से कम हो। प्रति माह 6,000 रुपया से कम हो जिस परिवार की आय, उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत निवेशक लघु कुटीर उद्योगों को वित्त पोषण कर सकते हैं। ठीक है ना, जो इन्वेस्टमेंट करते लघु और कुटीर उद्योग को वित्त पोषण करेंगे। हस्तशिल्प, कपड़ा, सेवा क्षेत्र, विद्युत के सामान, ये सब। और ये भी एक और इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अप्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक को अब 2 लाख रुपये, पहले 1 लाख रुपये दी जाती थी, और 1 लाख रुपये पहले जो दी जाती थी तो वो 75,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। चलिए, जल प्रबंधन योजना के लिए विश्व बैंक से ऋण। तो बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना BIWRMP के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु और राज्य सरकार के अनुरोध को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये फरवरी 2024 की बात है। राज्य सरकार की पहले से चल रही हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय जल जीवन हरियाली अभियान के साथ संरेखित जल प्रबंधन जो बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना को 6 वर्ष की अवधि में लागू किया जाएगा। और इसकी अनुमानित लागत जो है 4415 करोड़, कितना? 4415 करोड़ है, जिसमें से 30% बिहार वहन करेगा और 70% वर्ल्ड बैंक। तो देखिए, जब भी कोई करार होता है, एग्रीमेंट होता है, खासकर इंटरनेशनल लेवल पर अगर डायरेक्ट स्टेट का होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए योजना फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर आपका हाजीपुर है, के तहत बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण की ऑनलाइन आधारशिला रखी। तो कितना रेलवे स्टेशन है? 33 रेलवे स्टेशन है। फरवरी 2024 की बात है। और इसके लिए कौन कौन सा रेलवे है तो जिसका पुनर्विकास किया जाना है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक नज़र आप देख लेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। नेक्स्ट, स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट स्मार्ट ग्राम परियोजना। देखते हैं इसको भी। फरवरी 2024 में बिहार के बेगूसराय जिले के पपरौर ग्राम, कौन ग्राम है? पपरौर ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांतिकारी परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। कौन सा ग्राम है?
पपरौर। पपरौर कौन सा ग्राम है? पपरौर। किस जिला में है? बेगूसराय। स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना फरवरी 2024 में। इसमें इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हैं। पीएम वानी यानी कि प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, फुल फॉर्म भी कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है तो ध्यान रखिएगा। पीएम वानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का विस्तार करना है। बिहार में बेगूसराय और रोहतास जिलों के 37 ब्लॉक में 455 ग्राम पंचायतों में वाईफाई सेवा पहुंचाना है। बेगूसराय और रोहतास जिलों के 37 ब्लॉकों में इस परियोजना का जो लक्ष्य है ये याद रखिएगा। पीएम वानी ये दूरसंचार विभाग के द्वारा दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। कब? तो दिसंबर 2020 में। नेक्स्ट, गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है? 15 दिसंबर 2023। कब है? तो 15 दिसंबर 2023। ठीक है ना? 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 5 स्टार इसको लगा लीजिए, 5 स्टार इसको लगा लीजिए। गंगा जल आपूर्ति योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा जिला का कादिरगंज का पौरा गांव, नवादा है, नवादा जिला का वो कादिरगंज पौरा गांव, आप ध्यान रखेंगे। कादिरगंज पौरा गांव किस तिथि को? तो 15 दिसंबर 2023 को। कौन सी योजना है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना। गंगा जल आपूर्ति योजना। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 36 मिलियन लीटर क्लियर वाटर पंप हाउस का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान गंगा जल आपूर्ति योजना पर आधारित एक लघु फिल्म भी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई। गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत एक मास्टर अंडरग्राउंड रिजर्वायर MUGR का निर्माण किया गया है। इस रिजर्वायर से सीधे बुडको के 4 पंप हाउस में पानी भेजा जाएगा और इसके बाद पंप हाउस में पंप के माध्यम से पानी को 4 वाटर टैंकों में भेजा जाएगा और प्रत्येक वाटर टैंक की क्षमता लगभग 4 लाख लीटर है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे हम पढ़ दिए हैं, लेकिन ये याद रखना है कि गंगा जल आपूर्ति योजना 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी ने नवादा जिला के कादिरगंज पैरा गांव में लोकार्पण किया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 29 नवंबर 2023 की इसकी अधिसूचना जारी की गई और यह 2025 से 26 तक संचालित होगा, है ना। इसमें है कि प्रति प्रखंड, एक प्रखंड में 7 लाभुकों को यानी कि 7 लोगों को बस की खरीद के लिए 5 लाख रुपया अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 16 नवंबर 2023 को पटना में नीतीश कुमार ने बापू सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहां से उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों की पहली किस्त के लिए राशि जारी किया गया। यह योजना 2023-24 के प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के लिए पहली किस्त जारी किया गया और पहली किस्त में
4 लाख रुपया दिए गए। ठीक है, इस योजना की जो प्रमुख बातें हैं इसको हम देखते हैं कि इस योजना के तहत उद्योग के लिए, देखिए इंडस्ट्री लगाने के लिए लोगों को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। कितना? तो 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है और इसमें 50% जो है सब्सिडी दी जाती है। कितना? 50% तक सब्सिडी दी जाती है। साथ ही ट्रेनिंग के लिए 25,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो ट्रेनिंग के लिए जो लेते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। के लिए कितनी राशि? तो 25,000 रुपया की राशि दी जाती है और लोगों को 7 साल में ऋण चुकाना होता है। तो 3 पॉइंट मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आप याद रखेंगे कि 10 लाख रुपया तक का इनको ऋण दिया जाता है, यानी कि लोन दिया जाता है, जिसमें 50% जो है सब्सिडी दी जाती है और ट्रेनिंग जो ऋण लेते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए 25,000 रुपया दिया जाता है फॉर ट्रेनिंग। और इस योजना को 7 वर्षों में इस राशि को चुकाना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पहली किस्त में 4 लाख, दूसरी किस्त में 4 लाख और तीसरी किस्त में 2 लाख। और एक और पॉइंट है 4+4+2, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किस योजना की बात हो रही है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, लोन की राशि, जो ऋण की राशि है 10 लाख रुपए है, जिसमें 50% सब्सिडी दी जाती है और ट्रेनिंग के लिए जो ऋण लेते हैं उनको 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। लोन का जो टेन्योर है वो 7 ईयर्स का है। और ये कैसे कैसे? तो पहला किस्त 4 लाख, दूसरा किस्त 4 लाख और फिर तीसरा किस्त 2 लाख। यह कुल मिलाकर के ये 10 लाख हो जाता है। तो कथन कारण करके या स्टेटमेंट सत्य असत्य करके कुछ भी पूछ ले, हमें डरना नहीं है। हम हर हाल में इसको अगर पूछा गया तो करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाने की योजना है सरकार की। नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाने की योजना है। अरे भाई, पहले नहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करो ना, उसके बाद में सोलर प्लांट लगाएगा। पहले नहर में जो कमी है, उसका जो तलहटी है उसको ठीक करो, उसके बांध को ठीक करो और उस पर जो छोटे छोटे पुल पुलिया है उसको ठीक करो। वहां से आहर पानी निकालो खेत तक, उसके बाद में इसको सोलर प्लेट लगाओ। सिर्फ लूट खसोट बचा हुआ है। 29 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाए जाने की योजना को मंजूरी दी है। ठीक है नीतीश बाबू। नेक्स्ट देखते हैं। और ये गुजरात मॉडल पर आधारित है। एक है जेटीबीएस योजना। जेटीबीएस योजना 20 अक्टूबर 2023 को बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल ने बेरोजगार युवाओं के लिए जेटीपीएस योजना की शुरुआत की, जिसके तहत रेलवे समस्तीपुर सहित कुल 28 स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती करेगा। तो आप ये याद रखिए कि 28 स्टेशन पे टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती की जाएगी। काम खत्म। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। ध्यान रखेंगे, सभी योजना अलग अलग है। इसका इंफॉर्मेशन उसमें, उसका इंफॉर्मेशन उसमें मत घुसा दीजिएगा। अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 25 सितंबर 2023 को है ना, बिहार सरकार ने प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।
तो डेट याद रखेंगे, कब की बात है, 25 सितंबर 2023 की बात है। ठीक है। इस उद्यमी योजना में 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत यानी कि एक यूनिट पे अधिकतम 10 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और यहाँ भी 50% राशि अधिकतम 5 लाख रुपये ऋण और 50% अनुदान। यहाँ भी वही बात है, 10 लाख में अब देख लीजिए 5-5 लाख ऋण और 50% अनुदान। लेकिन यह याद रखना है, केवल नए उद्योग लगाने के लिए ही राशि दी जाएगी, यह भी याद रखिएगा। यह योजना संकल्प जारी होने की तिथि से प्रभावित हो गई है। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे। तो 25 सितंबर 2023 आप याद रखेंगे। विदित हो कि पूर्व में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना भी लागू किया जा चुका है। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में या कभी हम आपको वीडियो बना देंगे कि कौन कौन सी योजना है और कब कब शुरू हुई। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, अल्पसंख्यक युवा उद्यमी योजना, इन सभी को आप देख भी लेंगे या फिर एक नेक्स्ट बिहार से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसका तिथिवार मैं आपको बता दूंगा। तेईस सितंबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में स्मार्ट सिटी बिल्डिंग के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रिमोट के माध्यम से राज्य के विभिन्न शहरों में 55 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके तहत विभिन्न जिलों में बारिश की पानी की निकासी के लिए स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना, सौदागिरी, मोक्ष धाम वो पेयजल आपूर्ति से जुड़ी 55 योजनाएं हैं, है ना। मुख्यमंत्री द्वारा पटना में शुरू की गई इस योजना में 586.44 करोड़ की लागत से दरभंगा, आरा, मधेपुरा, समस्तीपुर, दानापुर की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज व पेयजल की 6 योजनाएं भी शामिल है। तो इसको अब देख लेंगे। कटाव निरोधक योजना, है ना, इसके बावजूद भी कोसी में बाढ़ आ जाता है। अगस्त 2023 में बिहार के जल संसाधन मंत्री, कौन है वो जल संसाधन मंत्री, तो संजय कुमार है। कौन है जल संसाधन मंत्री? संजय कुमार झा ने कटिहार जिले में संगम धाम, त्रिमुहानी व दरभंगा जिले के लवानी में 6 करोड़ की लागत से जीवछ कमला नदी में बनाई गई कटाव निरोधक योजना का लोकार्पण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई इसको कहिए, है ना। कब? अगस्त 2023 में। ये संगम धाम त्रिमुहानी कहाँ है? तो कटिहार में है, ये याद रखेंगे। और दरभंगा जिले के लवानी में 6 करोड़ की लागत से जीवछ कमला नदी में, जीवछ कमला नदी में, ये 2 जगह हो गया, एक आपका कटिहार में हो गया और दूसरा दरभंगा में। मैं यहां पर भी लिख देता हूं कटिहार। कटिहार में कौन सी जगह है? तो संगम धाम त्रिमुहानी, संगम धाम त्रिमुहानी, और दूसरा जो है कमला नदी है, ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, दरभंगा में। ओके, नेक्स्ट। इससे पहले कि बिहार सरकार ने बाढ़ व सूखा से लोगों को निजात दिलाने के लिए कई योजनाएं चल रही है। इसके तहत पहली बार पश्चिमी कोसी नहर योजना के माध्यम से मनीगाछी और बेनीपुर के लोगों को नहर के पानी से सिंचाई की सुविधा प्रारंभ हुई है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट, अमृत भारत स्टेशन योजना 6 अगस्त 2023 को ऊपर भी हम बताया है। अमृत भारत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के और बिहार के इसमें 49 रेलवे स्टेशन शामिल है।
तो अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम चरण में बिहार के कुल 49 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं अमृत भारत योजना के बारे में। तो इसका लक्ष्य 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है और यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। गंगा नदी जोड़ो योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। गंगा गंडक जोड़ो योजना क्या है? गंगा गंडक जोड़ो योजना, इसको देखते हैं। 29 जून 2023 को बिहार के सूचना और जनसंपर्क जल संसाधन मंत्री संजय कुमार, जैसा कि ऊपर भी हम लोगों ने देखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शुरू होने वाली गंगा नदी जोड़ योजना राज्य के गोपालगंज, सिवान और सारण जिलों के लिए वरदान साबित होगी। ये गोपालगंज के जिले के हीरापाकड़ के पास गंडक नदी से शुरू कर सारण जिले के हासिलपुर के पास गंगा नदी तक 170 किलोमीटर लिंक चैनल का निर्माण होगा। इसमें सक्शनिंग और खुदाई का कार्य शामिल है। तो 29 जून को गंगा नदी जोड़ो योजना शुरू किया गया और इसके लिए क्या करना है, क्या सरकार करेगी? तो गोपालगंज के हीरापाकड़, कहाँ? तो गोपालगंज का जो जगह है हीरापाकड़, यहाँ से सारण का जिला का जो हासिलपुर है यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 170 किलोमीटर लिंक चैनल बनेगा और इसे गंडक का पानी गंगा तक पहुंच पाएगा, है ना। साथ ही सारण तटबंध की 139.59 पर निर्धारित डिजाइन के अनुसार 4 भेंट वाली एंटी फ्लड स्लुइस का भी निर्माण किया जाएगा और इसमें कुल जो लागत है वो आप देख लेंगे 698979, ठीक है ना। ये लागत है, करोड़ में है। इस नदी जोड़ो योजना से गोपालगंज जिले के माझा, बरौली, सिवान जिले के बड़हरिया, गोरियाकोठी, महाराजगंज, दरौदा, सारण जिले के दिगवारा, सोनपुर, खैरा, नगरा, बनियापुर, मडौरा आदि प्रखंड के निवासियों को लाभ मिलेगा। तो ये उतना डिटेल्स नहीं जाएगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा सा और देखते हैं। बिहार में मेगा इंडस्ट्री प्लेयर्स 2022-24 12,000 करोड़ की लागत से। ब्रिटानिया, पेप्सिको, टाटा समूह, वेदांता जैसी प्रमुख कंपनियां रही हैं। बिहार को वर्ष 2022 से 24 के बीच 12,000 करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 2016 से 22 के बीच 25,000 करोड़ रुपए की तुलना में वृद्धि हुई है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण और बक्सर में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की योजना बनाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किन किन जिलों में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो पश्चिमी चंपारण और बक्सर, याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण और बक्सर। बिहार में अडानी सीमेंट का निवेश नवादा के वारलिसगंज में, ठीक है ना। बस इतना ही याद रखिएगा कि बिहार के नवादा जिले के वारलिसगंज औद्योगिक क्षेत्र में गौतम अडानी की अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी अंबुजा कंक्रीट लिमिटेड 1,600 करोड़ रुपये की सीमेंट
ग्राइंडिंग की योजना की आधारशिला रखी है। काफ़ी है। एक बात याद रखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में बिहार से कोई भी विनिर्माण इकाई नहीं है। सोचने वाली बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2047 तक लक्ष्य हेतु युवा पेशेवरों से आग्रह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अप्रैल 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवा पेशेवरों से वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रयास का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। तो कहाँ किया दीक्षांत समारोह में? तो IIM बोध गया के 6ठे दीक्षांत समारोह में जब युवाओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बताया। क्या है विजन इंडिया @2047? ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि अगले 25 वर्षों में भारत को का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए भारत के शीर्ष नीति थिंक टैंक द्वारा शुरू की गई परियोजना है। इस परियोजना का जो लक्ष्य है, भारत को नवाचार एवं प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी देश बनाना है, जो मानव विकास और सामाजिक कल्याण के मामले में एक मॉडल देश होगा तथा पर्यावरणीय समानीयता का प्रबल समर्थक होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में 2023-24 में कर संग्रह में जो सर्वाधिक मार्च महीने में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। तो ये आप याद रखेंगे, है ना, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक है। कितना? तो 7 वर्षों में सबसे अधिक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 13 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी रद्द की गई है ना। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग उसमें देखेंगे। मार्च 2024 में ये नीलामी रद्द की गई है ना। नेक्स्ट बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। चौदह दिसंबर, है ना। बस इतना ही है कि विभिन्न क्षेत्रों के करीब 300 कंपनियों के साथ एक हस्ताक्षर हुआ है। चलिए आगे। नवंबर 2023 में बिहार सरकार उद्योग विभाग द्वारा ITC मॉर्ज नई दिल्ली में बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट का आयोजन किया गया। याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था से उबारने में बिहार शीर्ष 3 में अब शामिल हो गया है। 13 जुलाई की एक रिपोर्ट है 2023 के, तीसरे पायदान पर आ गया है। तो इतना ही रहने देते हैं। कुछ मिसलेनियस जो बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब दूसरे वीडियो में हम आपको जो बाकी का बचा हुआ है, हमारा प्रयास होगा कि हम जल्दी आपको इसको प्रोवाइड करा दें।